नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। गद्य साहित्य की विधाओं में यात्रा वर्णन मानव ज्ञान का पिटारा होता है। ज्ञात अज्ञात स्थलों की जानकारी देते हुए यह यात्रा वर्णन स्थल विशेष के भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप का पूर्ण परिचय देते हैं। कक्षा 10वीं की पुस्तक कृतिका में संकलित साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका मधु कांकरिया जी ने पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का विस्तृत वर्णन करते हुए उसके पल पल बदलते स्वरूप को चित्रित किया है। आज का हमारा वीडियो इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों पर आधारित है। प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? उत्तर। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इस सुंदरता ने उन पर ऐसा जादू सा कर दिया था कि उन्हें सब कुछ ठहरा हुआ और अर्थहीन सा लग रहा था। उनके भीतर बाहर जैसे एक शून्य सा व्याप्त हो गया था। रहस्यमयी सितारों भरी रात में गंगटोक की सुंदरता से सम्मोहित होकर वे चेतना की गहराई में डूब गईं। चेतना के स्तर पर पहुंचकर उन्हें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हुई। प्रश्न 2। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? उत्तर। गंगटोक पर्वतीय स्थल है और पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ स्थितियाँ काफ़ी कठिन हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु यहाँ के लोग इस कठिन मेहनत से घबराते नहीं हैं और कठिनाइयों के बीच भी मस्त रहते हैं। यहाँ प्रकृति ने तो अपना सौंदर्य बिखेरा ही है, इसके साथ ही यहाँ के लोगों ने कड़ी मेहनत करके इसे और भी सुंदर बना दिया है। इसीलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। प्रश्न 3। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? उत्तर। जब किसी बौद्ध अनुयायी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए श्वेत मंत्र लिखित 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, हालांकि ये स्वयं नष्ट हो जाती हैं। जब कोई नया काम प्रारंभ किया जाता है तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। यह पताकाएं बौद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। प्रश्न 4। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं? लिखिए। जितेन नार्गे लेखिका के वाहन का गाइड कम ड्राइवर था। वह एक समझदार और मानवीय संवेदना युक्त व्यक्ति था। उसे सिक्किम की प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति तथा जनजीवन के विषय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां थीं। इन जानकारियों के साथ ही उसने लेखिका को बताया कि सिक्किम बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है और गंगटोक से युमथांग की 149 किलोमीटर की यात्रा में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ देखने को मिलती हैं। सिक्किम प्रदेश चीन की सीमा से सटा है और भारत का एक अंग है। इस पहाड़ी मैदानी तराई वाले इलाके में खूब ठंड पड़ती है। यहाँ सामान्य तापमान ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ के लोग बड़े मेहनती और सफाई पसंद होते हैं। यहाँ की जीवन शैली अत्यंत परिश्रमी है। बौद्ध मत का पालन करने वाले ये लोग पर्वतों, नदियों और जंगलों की भी पूजा करते हैं। इन्हें अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व है और ये मनोरंजन के लिए समूह में लोकगीत गाते और लोक नृत्य करते हैं। यहाँ की स्त्रियाँ चटक रंग के कपड़े पहनना पसंद करती हैं और इनका परंपरागत परिधान बोकू है। प्रश्न 5। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा
एक सी क्यों दिखाई दी? लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र अर्थात धर्म चक्र या प्रेयर व्हील के लिए मान्यता है कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी ऐसी ही धारणा है। इसे देखकर लेखिका को लगा कि धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वासों के बारे में सारे भारत में एक समान मान्यताएं हैं। लोग पाप पुण्य की व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं और साथ ही पाप से छुटकारा पाने के लिए वे किसी न किसी अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। उन्हें लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद उनकी आस्था में विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं एक सी हैं। प्रश्न 6। जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। जितेंद्र नार्गे एक कुशल गाइड था। उसकी भूमिका के आधार पर कहा जा सकता है कि एक गाइड में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक कुशल गाइड को अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा विभिन्न स्थानों के महत्व और उनसे जुड़ी रोचक जानकारियों का ज्ञान होना चाहिए। उसे उस क्षेत्र विशेष के जनजीवन, बोली भाषा, संस्कृति एवं धार्मिक मान्यताओं का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसकी संवाद शैली परिष्कृत हो और उसे मानवीय संवेदनाओं की पूरी समझ हो। समय का पाबंद होना एक कुशल गाइड के लिए बहुत आवश्यक है। वह उस स्थान विशेष के भोजन, होटल, रुकने के विभिन्न स्थानों, पर्यटन स्थलों आदि को पूरी तरह से जानता हो। एक कुशल गाइड को वाहन चलाने में भी कुशल होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह ड्राइवर की भूमिका भी निभा सके। प्रश्न 7। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। पाठ साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने हिमालय के विभिन्न रूपों को चित्रित किया है। ऊंचाइयों पर चढ़ते जाएं तो हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं। गहरी घाटियाँ पाताल नापने लगती हैं। वादियाँ चौड़ी होने लगती हैं, जिनके बीच रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। चारों ओर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य आत्मिक सुख प्रदान करता है। पत्थरों के बीच बलखाती सी निकलती जलधारा मन मोह लेती है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े नजर आता है तो कहीं हल्का पीलापन लिए, कहीं प्लास्टिक की दीवार की तरह पथरीला दिखता है तो कहीं बादलमयी। डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा में गगनचुंबी हिमालय इंद्रधनुषी छटा बिखेरते हुए दिखाई देता था। चांदी से चमकते हिमाच्छादित पहाड़ लेखिका को आध्यात्मिकता के केंद्र लगे। इसीलिए उन्होंने इन्हें करुणा का अवतार बुद्ध भी कहा है। हिमालय के अतीन्द्रिय स्वरूप को उन्होंने महामंत्र युक्त कल्याणकारी बताया। लेखिका हिमालय को स्वप्न चेता यानी स्वप्न जगाने वाला भी मानती हैं। प्रश्न 8। प्रकृति के उस अनंत विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? उत्तर। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका उसके आगे नतमस्तक हो जाती हैं। वह सौंदर्य में स्वर्गीय आनंद की अनुभूति करती हैं और उन्हें महसूस होता है कि हिमालय की गोद में बैठकर और नदियों में बहते झरनों के जल से उनकी सारी तामसिकताएं, सांसारिक छल कपट, मोह माया उनसे दूर चली गई हैं और वह निर्मल हो गई हैं। उन्हें लगता है कि जीवन की सार्थकता झरनों और फूलों की भांति स्वयं को दे देने में अर्थात परोपकार में ही है। वे कहती हैं कि शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, सत्य को खोजा होगा और सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। यह मोहक दृश्य अपराधियों की मानसिकता को भी पूरी तरह परिवर्तित करने में सक्षम है। प्रश्न 9।
प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? उत्तर, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका ने जब पत्थर तोड़ती महिलाओं को देखा, जिनकी पीठ पर बंधे डोकों में उनके बच्चे बंधे हुए थे, वह भारी कुदाल से पत्थर पर चोट कर रही थीं। यह दृश्य उनके हृदय को पूरी तरह झकझोर गया कि इस स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। एक अन्य दृश्य में कड़कड़ाती ठंड में फौजी को तैनात देख उनका मन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि हम महानगरों में रहते हैं और यहाँ पर तैनात फौजी अपनी जान दांव पर लगाते हैं। यह सोचकर लेखिका बहुत भावुक हो गई। प्रश्न 10, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में अनेक लोगों का योगदान रहता है, जैसे सबसे पहले ट्रैवल एजेंट यानी कि यात्रा अभिकर्ता का, जो पर्यटन स्थल के अनुसार वाहन और ठहरने संबंधी व्यवस्थाएं करते हैं। वाहन के चालक एवं परिचालक का, जो उन्हें गंतव्य तक पहुंचाते हैं। टूरिस्ट गाइड अर्थात मार्गदर्शक का, जो पर्यटन स्थल की संपूर्ण जानकारी देता है। स्थानीय निवासियों का, जो उस पर्यटन स्थल पर हमें छोटी बड़ी सुविधाएं प्रदान करते हैं। सहयात्रियों का, जो हमारी यात्रा की सुखद स्मृतियों को सहेजने में सहायक बनते हैं। प्रश्न 11, कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। उत्तर, लेखिका ने यह कथन उन पहाड़ी श्रमिक महिलाओं के विषय में कहा है, जो अपनी पीठ पर बंधी डोकों में अपने बच्चों को संभालते हुए कठोर श्रम करती हैं। अपनी यात्रा के दौरान लेखिका ने ऐसा ही दृश्य पलामू और गुमला के जंगलों में भी देखा था। वहाँ भी आदिवासी औरतें अपने बच्चों को पीठ पर बांधे तेंदुपत्ता की तलाश में वन में भटकती फिरती हैं। इन्हें देखकर ही लेखिका अनुभव करती हैं कि वास्तव में ये श्रम सुंदरियाँ कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटा जाती हैं। ये महिलाएं घर बार भी संभालती हैं, बच्चों की देखभाल भी करती हैं और धनोपार्जन भी करती हैं। लेखिका के अनुसार यही बात देश की आम जनता पर भी लागू होती है। वे श्रमिक जो कठोर परिश्रम करके सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों आदि का निर्माण करते हैं या खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें बदले में बहुत कम मजदूरी या लाभ मिलता है। हालांकि उनका श्रम देश की प्रगति में बड़ा सहायक होता है। इस तरह हमारे देश की आम जनता बहुत कम पाकर भी देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 12, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है? इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? उत्तर, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ अंधाधुंध खिलवाड़ किया जा रहा है। आज के युवा पहाड़ी स्थलों को अपना विहार स्थल बना रहे हैं। इन शांत स्थानों पर उनका आवागमन न केवल इन क्षेत्रों में गंदगी को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दूसरी ओर तापमान में भी वृद्धि हो रही है। सुख सुविधाओं के नाम पर नित्य नए साधनों का उपयोग पर्वतों की स्वाभाविक सुंदरता को नष्ट कर रहा है। अन्य स्थलों पर भी अपने स्वार्थ के चलते वृक्षों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, जिसका सीधा दुष्प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है। नदियों के जल को प्रदूषित करने में भी आज की पीढ़ी पीछे नहीं है। शहरों का कूड़ा कचरा एवं उद्योगों की गंदगी नदियों में बहा दी जाती है। इसे रोकने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो और तापमान में वृद्धि हो। वृक्षों को काटने से रोकें तथा नए वृक्ष लगाकर उनकी देखभाल करें। नदियों की पवित्रता बनाए रखें और उनमें गंदगी तथा शव आदि न बहाएं। प्रश्न 13, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखिए।
उत्तर, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में लगातार कमी होती जा रही है, जिससे बर्फ लगातार पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर ही सिमटती चली जाएगी। प्रदूषण के अन्य दुष्परिणाम भी सामने आए हैं, जैसे वायु प्रदूषण के कारण सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु न मिलने से सांस संबंधी रोगों के साथ साथ कैंसर तथा उच्च रक्तचाप जैसे रोग भी बढ़ते चले जाएंगे। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में जल प्रवाह की मात्रा कम होती जा रही है। परिणाम स्वरूप पीने योग्य जल की कमी भी सामने आ रही है। अस्वच्छ जल पीने से पेट और त्वचा के रोग बढ़ रहे हैं। प्रश्न 14, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। उत्तर, किसी भी क्षेत्र विशेष में दुकानें होने से व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने से आवागमन बढ़ जाता है और सुख सुविधाओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट किया जाने लगता है। इससे प्रदूषण तो फैलता ही है, क्षेत्र विशेष में अपसंस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। कटाव सिक्किम के प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण परंतु अनजान सी जगह है। कटाव पर दुकान का न होना एक वरदान ही है। सुख सुविधाओं के अभाव में यहाँ लोगों की भीड़ न होने से प्रकृति को कोई खतरा नहीं होगा और इस तरह वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य वास्तविक रूप में विद्यमान रहेगा। प्रश्न 15, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार से की है? उत्तर, प्रकृति ने जल संचय की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। एक और जहां सर्दियों में प्रकृति पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में गिरकर जल का भंडारण करती है, वहीं दूसरी ओर गर्मियों में जलधारा बनकर करोड़ों कंठों की प्यास बुझाती है। नदियों के रूप में बहती यह जलधारा न केवल एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है, बल्कि तट किनारे बसे नगर गांवों के विकास में भी सहायक बनती है। अंततः सागर में मिलकर पुनः जल चक्र का हिस्सा बन जाती है। प्रश्न 16, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? उत्तर, फौजी का मुख्य कार्य देश की सुरक्षा करना होता है। वे हमारे देश की सीमाओं पर तैनात होकर रेगिस्तानी तूफानों एवं हाड़ कपा देने वाली ठंड से जूझते हैं। अपने घरों से दूर रहकर कार्य करते हुए उन्हें निरंतर शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। देशवासी चैन की नींद सो सकें इसलिए वे रात रात भर जागते हैं। उनके पास ऐसे स्थानों पर अक्सर खाने, दवाइयों, पानी यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुओं की भी कमी होती है। ऐसे में देश के रक्षक फौजियों के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके प्रति स्नेह और सम्मान का भाव रखते हुए उन्हें हर प्रकार की सहायता दें। उनके परिवारों को किसी भी प्रकार का कष्ट या अभाव न होने दें। उनके बच्चों की शिक्षा भली भांति हो सके, इस बात का भी पूरा ध्यान रखें। तो बच्चों, ये थे पाठाधारित प्रश्न। आशा करती हूँ ये आपके लिए अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होंगे। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।